हेलो बच्चों, मैं सचिन स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल चंदन सर कानपुर में। बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके लिए हमारे चैनल पर डेली मैथ का एक शानदार सेगमेंट आता है जिसमें हम करते हैं टॉप 15 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस। तो डेली की तरह आज भी हम करेंगे अपने टॉप 15 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस। ये जो प्रैक्टिस सीरीज है बच्चों, सभी वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। और ये जो हम टॉप 15 क्वेश्चन करते हैं, ये जो टॉप 15 क्वेश्चन करते हैं, ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए होते हैं। और वो भी क्वेश्चन हम रखते हैं जिनके आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। चाहे वो आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 हो, चाहे रेलवे ग्रुप डी हो, यूपी में लेखपाल, यूपी में पुलिस, और भी तमाम सारे एग्जाम हमारे आते रहते हैं। सभी वनडे एग्जाम के लिए ये टेस्ट सीरीज बहुत ही बेनिफिशियल होगी। प्यारे बच्चों, टेस्ट सीरीज से हम ये अपने आप को जज कर पाते हैं आखिर जो हमने तैयारी की है क्या हम उसमें सीख पाए और क्या चीजें हमसे स्किप हो रही हैं। जो चीजें हमसे स्किप हो रही हैं उनको बार बार रिवीजन करिए जिससे कि हमारा स्कोर बहुत अच्छा हो पाए। आइए हम स्टार्ट करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हम अपनी प्रैक्टिस सीरीज के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे ये कह रहा है कि एक सड़क की लंबाई 23 किलोमीटर 75 मीटर है। 23 किलोमीटर 75 मीटर है, ऐसे ही है, ठीक है। 23 किलोमीटर 75 मीटर है। यदि नगर पालिका सड़क के दोनों पर, यानी कि दोनों तरफ 325 मीटर के अंतराल पर पेड़ लगाए तो पेड़ लगाने की योजना बनाती है तो कितने पेड़ लगाने होंगे। देखिए, एक सड़क है, मान लीजिए सपोज दैट ये एक सड़क है। इस सड़क के दोनों किनारों पर पेड़ लगाए जाते हैं, जैसे यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, इस तरीके से पेड़ लगाए जाते हैं, ठीक है। और हमसे ये कहा गया है कि जो सड़क की लंबाई है वो कितनी दी जा रही है बच्चों? जो सड़क की लंबाई दी जा रही है वो दी जा रही है 23 किलोमीटर, 23 किलोमीटर और 75 मीटर। क्या इसको हम टोटल को मीटर में कन्वर्ट कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दोनों पर 325 मीटर के अंतराल पर पेड़ लगाए जाते हैं। तो चूंकि मीटर में है डेटा, तो हमें इसको भी मीटर में ही टोटल कन्वर्ट कर लेना होगा। तो हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है? 1000 मीटर होता है। ये हमारी बेसिक चीज है, इसको हम सब जानते ही जानते हैं, ठीक है। तो हमने ये सीखा कि जब 23 किलोमीटर है तो कितना मीटर होगा? 23,000। और 23,000 में जैसे मैं 75 मीटर ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा? 23,075 मीटर बन जाएगा। आपका कितना बन जाएगा टोटल? 23,075 मीटर बन गया आपका। तो ये आपका बन गया टोटल लेंथ किसकी? सड़क की लंबाई। आइए बच्चों, हम पेड़ों की संख्या देखते हैं। पेड़ों की संख्या क्या होगी, आइए समझ लेते हैं। पेड़ों की संख्या, तो पेड़ों की जब संख्या हम देखेंगे तो हमने देखा कि 23,075 सॉरी मीटर के तो सड़क लंबी है, और प्रत्येक पौधा कितनी लंबाई पर लगाया जाता है? 325 की लंबाई पर लगाया जाता है। अब आपको एक चीज बहुत बेसिक सी ध्यान देनी है। अगर मैं यहां से इसको कैलकुलेट करूंगा तो मेरा कैलकुलेशन कितना आ जाएगा बच्चों? मैं समझ पा रहा हूं, देखिए ये कितने बार जाएगा, लगभग ये जाएगा 71, 7 और 1 8। अगर मैं देखूंगा तो ये लगभग कट जाएगा, ये आपका जाएगा तो 5 से काट लीजिए, वैसे 5 से भी कट जाएगा। एक बार हम कैलकुलेशन करके देखते हैं इसकी, ठीक है। 5 से काटिए तो 5 छक्के 30, 5 पंचे 25, ऊपर काटते हैं 5 चौके 20, फिर कितना बचा यहाँ पे? 3, 5 छक्के 30, ठीक है। अब आपको यहाँ पे 7 लेना पड़ेगा, तो 7 के लिए जब मैं जैसे ही काटूंगा तो क्या हो जाएगा? 7 एकम 7। फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कितना बचा? 5, वो सॉरी 5, 5 से काटा मैंने तो 5 एकम 5, फिर कितना बचेगा? जब 5 एकम 5 तो 2 बच गया, 5 पंचे 25। तो हमने यहाँ देखा, सॉरी ये जीरो नहीं आएगा, ये तो मैंने काट ही लिया था पहले ही, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ से काटा। एक बार फिर से देख लीजिए, 5 से मैंने काटा तो 5 छक्के 30, 5 पंजे 25, 5 से इसको भी काटा मैंने, 5 चौके 20, तो बच गया कितना? 3। तो 5 छंगे 30, फिर मैंने 7 को देखा तो 7 को किया मैंने 5 से, तो 5 एकम 5, 2 बचा, 5 पंजे 25। तो नीचे कितना आ गया आपका? 65, ठीक है। जब यहाँ नीचे 65 आ गया, अब मैं आगे की तरफ बढ़ते हैं। जैसे मैं आगे की तरफ बढ़ा तो मेरे को एक चीज और समझ में आई, कितने से ये जा रहा है। एक बार हम पूरा ही कैलकुलेशन करके देख लेते हैं 65 की, ठीक है। जैसे ही मैंने 65 की कैलकुलेशन की, और इसको काट भी सकते हैं वैसे, और भी काट लो तो ही आसान है, ऐसे करोगे तो बहुत लेंथी पड़ेगा, ठीक है ना। अब यहाँ से अगर मैं देखते हैं 13 पंजे 65, ठीक है। अगर 13 पंजे 65 देखते हैं तो क्या 13 से ऊपर वाली संख्याएं कट रही हैं?
हम देख लेंगे, पहले 5 से ही काट लीजिए। 5 एकम 5, 5 तिया 15, ठीक है। अब ऊपर काटेंगे 5 नेम 45, ठीक है। एक बचा, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। अब 13 से काट लीजिए, 13 चौके 52, 13 पंजे 65, 13 छिंग 78, 13 सत्ते 91 और 13 एकम 13। टोटल कितनी बार कटा? ये 71 बार कट गया, ठीक है। अब क्या किया मैंने, 71 आ गया ये 71। अब मेरे को एक चीज और समझनी है। जब मेरे को एक चीज क्या समझनी है बच्चों, एक चीज ये समझनी है। अब आपने एक चीज ये जानी होगी कि जैसे हमने ये 2 पोल खड़े कर दिए और मैंने ये बोल दिया कि 3 पोलों के बीच की दूरी, यानी कि प्रत्येक पोल के बीच की दूरी 325 325 है। तो बताइए, यानी कि 2 भागों में है तो कितने पोल लगेंगे? पोल लग जाएंगे 3, यानी कि एक एक्स्ट्रा लगता है पोल, ठीक है। इसी तरीके से एक पौधा एक्स्ट्रा होगा, क्योंकि एक पौधे से दूसरे पौधे को नापने के लिए गैप तो एक ही हुआ, लेकिन पौधे कितने लग गए? 2। तो यहाँ पे यही कंसेप्ट लगाएंगे, 71 एक हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 72। यानी कि एक साइड में जब 72 पौधे लगेंगे तो 2 साइड में कितने लगेंगे? 2 साइड में 144, 72 दूनी 144। तो आपका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी विल बी और राइट आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। एक व्यक्ति धारा की विपरीत दिशा में 9 किलोमीटर पर घंटे की गति से नाव चला सकता है, तो शांत जल में उसकी गति। अरे यहाँ पे स्किप होगा थोड़ा सा सवाल, यहाँ पे एक चीज और होगी। देखिए, एक व्यक्ति धारा की विपरीत दिशा में 9 किलोमीटर पर घंटे की गति से नाव चला सकता है तथा धारा की दिशा में यहां लिख लेना, तथा धारा की दिशा में जो चाल है वो कितनी है? 14 किलोमीटर पर घंटे है, तो अब बतानी है आपको शांत जल में उसकी गति क्या होगी। देखिए, ये बोट एंड स्टीम का क्वेश्चन है, नाव धारा का। इसमें हम क्या देखते हैं, जब नाव धारा के विपरीत जाती है तो हम क्या करते हैं? x माइनस बाई। बाई क्या मान लेते हैं यहाँ पे? बाई मान ली धारा की दिशा, ठीक है। x क्या मान ली? शांत जल में नाव की गति। स्टिल वाटर में बोट की स्टीम मान ली, वो बोट की स्पीड मान ली, ठीक है। तो अब जरा देखिए, विपरीत दिशा में कितनी है? 9 किलोमीटर पर घंटे। और धारा की दिशा में कितनी हो जाएगी? x प्लस वाई, वो कितनी है? 14। अगर हमसे ये पूछा जाए कि शांत जल में धारा की गति जैसे पूछी जाती है, ठीक है, शांत जल में अगर धारा की गति पूछी जाती तो हम इन दोनों में घटा लेते, इन दोनों को घटा लेते। घटाने के बाद कितना आ जाता? 9 और 14 में कितना डिफरेंस है? 5। तो हमारी जो धारा की गति होती और उसको हाफ कर देते तो धारा की गति कितनी आ जाती? 2.5 किलोमीटर पर घंटे। यदि आपसे ये न पूछा जाए, आपसे ये पूछा जाए कि शांत जल में नाव की गति क्या है, तो इन दोनों ही डेटा को आप ऐड कर देंगे। जैसे ही मैंने ऐड किया तो कितना बन जाएगा? आप समझ पा रहे हैं, 14 10 24 में से एक गया, कितना बच गया? 23, ठीक है। तो 23/2 करोगे। जैसे मैंने 2 किया तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, यानी कि 11.5 किलोमीटर पर घंटे आ गई। तो आपसे जो भी डेटा पूछा जाए, जैसे सपोज दैट इसमें ये आंसर है, तो इसका मतलब है इसमें ये पूछा गया होगा शांत जल में नाव की गति क्या है। तो शांत जल में नाव की गति क्या होगी? 11.5 किलोमीटर पर घंटे। ऑप्शन नंबर बी विल बी और राइट आंसर। ये हाफ करके हम इसे हाफ क्यों करते? घटाते और बढ़ाते। इसका मतलब ये होता है, जैसे हम इन दोनों समीकरण में x का मान निकालेंगे तो मेरे को y का काटना पड़ेगा, ठीक है। तो 2x हो जाएगा, इसलिए वो 2 बटे में चला जाएगा। अगर मैं x निकालूंगा तो y निकालूंगा तो x को काटना पड़ेगा, x निकालूंगा तो y को काटना पड़ेगा, इसलिए हम डिवाइड बाई 2 करते हैं। चलिए बच्चों, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 वेरी सिंपल क्वेश्चन है, आइए देख लेते हैं। क्या मैं इस बात को, जो ये रूट में लिखी हुई है अलग अलग रूट में, क्या मैं इस वाली बात को पूरी की इस तरीके से लिख पाऊंगा? जरा देखना। 43 75 बटे, रूट में ये भी है तो रूट में ही हम ये भी लिख दें, क्या भाग कर रहे हैं हम 7 का, बिल्कुल लिख पाएंगे। अब जरा हम भाग कर देते हैं। 7 छिंगे 42, कितना बचा? 1। अब यहाँ पे हो गया 17, 7 दूनी 14, 2 बार गया, कितना बचा? 3 बचा। तो 7 पंजे 35। क्या 625 किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता है? देखिए 625 का स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा? 25 25 625। 25 का स्क्वायर क्या होता है? 25 का स्क्वायर 625 होता है। अगर हम रूट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा इसका स्क्वायर? स्क्वायर ऑफ रूट लेंगे 625 का तो कितना आएगा? 25 आएगा। बस यही बात आपसे पूछी गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी और राइट आंसर। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को बच्चों देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 का मतलब ये कहा गया है, इसका अनुक्रमानुपाती निकालना है। तो देखिए इसका अनुक्रमानुपाती यानी कि इसके समानुपाती क्या होगा, ठीक है। अनुक्रमानुपाती देख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, 3 बटे जैसे 10 दिया है, ठीक है। इसी तरीके से हमें दिया गया 8/15,
जब मैं इसका सॉल्यूशन करूंगा प्यारे बच्चों, तो आपको क्या करना है पड़ेगा, इसका ठीक विपरीत देखना पड़ेगा। जैसे मैं विपरीत देखूंगा तो विपरीत क्या बन जाएगा, इस बात को ऐसे भी तो आप लिख पाओगे 10/3 विपरीत में, और 15/8। 8 और 3 का मैं एलसीएम ले लूंगा, एलसीएम कितना आ गया 24, 3 अट्ठे 24, 8 दहिया 80, 8 तिये 24, 15 तिये 45। तो मैं यहां से जब कैलकुलेट किया तो कितना आ गया, 8×4 = 12/24। ठीक है, जब इतना आ गया तो आप इसको कैलकुलेट कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। हमने इसको 3 से काटा, 3 नहीं कट पाएगा ये, तो ये कितने से कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा ये। एक सेकंड रुकना, सवाल यही है, 3/10। एक बार प्रिय बच्चों हम इसको एक बार फिर से रिसेट करके आपको दिखाते हैं ये सवाल, जो ये मेरा सवाल दिया गया है ये वाला। ठीक है ना, ये वाला सवाल एक बार फिर से हम देख लेते हैं। जैसे देख हमसे ये कहा गया है कि 3/10 और 8/15, तो हमने 3/10 लिख लिया, प्लस 8 हमने 15 लिख लिया। मैं अब क्या करूंगा, इस सवाल को दूसरे नजारे से देखिएगा अब, कि 15 और 10 का मैं एलसीएम ले लूंगा, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। 10 तिया 30, कितने बार जा रहा है, 3 बार जा रहा है। ठीक है, तो 3 तिया 9, प्लस 15 दूनी 30, 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, 16 9 कितना हो गया 25, तो 25 बटे कितना आ गया 30। आप देख पा रहे हैं 5 पंचे 25, 5 छक्के 30। हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए अनुक्रमानुपाती, यानी कि अपोजिट कर दीजिए इसको। तो मैं अपोजिट करूंगा तो क्या बन जाएगा, 6/5। बस आपसे यही पूछा गया जवाब, तो 6/5 ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। रुपए 2275 में खरीदी एक वस्तु को 8% लाभ पर बेचा गया था, वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। देखो, कोई वस्तु हमने कितने में खरीदी, 2275 रुपए में खरीदी, प्रॉफिट लॉस का सवाल है। ठीक है, और 8% मैंने प्रॉफिट पर बेच दी, तो जब मैं 8% प्रॉफिट पर बेचूंगा तो इसका 8% में निकाल लूंगा। ठीक है, जब मैं 8% निकालूंगा तो आप आसान वे में समझ पा रहे होंगे। देखिए, मैंने 8 की मल्टीप्लाई इसमें कर दी, तो 8 पंजे 40। ठीक है, 8 पंजे 40, 8 सत्ते 56, 56 और 4 कितना हो गया 60। ठीक है, अब कैरी हो गया 6, 8 दूनी 16, और 16 और 6 कितना हो जाएगा 22। ठीक है, 8 दूनी 16, 16 और 2 कितना हो जाएगा 18। तो आप देख पा रहे होंगे इसका 8 से गुणा करने के बाद ये जो नीचे 2 जीरो हैं, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। तो कितना आया आपका फाइनली बढ़ के, इसमें जो आया 182 बढ़त आ गई। ठीक है, यानी कि अगर हम देख पा रहे हैं तो कितना निकाल पा रहे हैं, 2275 का 8% हम निकाल पा रहे हैं 182। अगर मैं उसी 182 को 2275 में ऐड कर दूं तो मेरा मान कितना आ जाएगा, आइए मैं ऐड करके देखते हैं। 5 और 2 7, 8 7 15, 3 और 1 4, 2 1 कम 2, 2 का 2 ही रहेगा, यानी कि 2457 आ जाएगा। आपसे बस यही पूछा गया था, इसका मान क्या होगा। तो यही मेरा क्या आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया। बस आपसे सेलिंग प्राइस ही पूछा गया था, विक्रय मूल्य ही पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। अब हम चलते हैं प्यारे बच्चों अपनी टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। आइए क्वेश्चन नंबर 6 को हम देखते हैं। एक प्रकाशक ने पुस्तक की उत्पादन लागत का 30% जोड़ कर पुस्तक का विक्रय मूल्य 260 रुपए तय कर दिया। हालांकि वो ये पुस्तक बेचने के लिए विक्रय मूल्य पर 12% की छूट देता है, लाभ प्रतिशतता क्या होगी। आइए हम देखते हैं। मान लीजिए सपोज दैट किसी पर्सन ने वो x रुपए में आइटम खरीदा होगा, ठीक है, पुस्तक खरीदी होगी, और उसने क्या किया कि उसमें x% का 30% और जोड़ दिया। तो जब x% का 30% जोड़ेंगे, या तो आप x मान के कर लीजिए, या एक और तरीका उससे कर लीजिए। देखिए, उत्पादन लागत में वो 30% जोड़ देता है। मैं जानता हूं 30% को हम क्या लिख पाएंगे, हम लिख पाएंगे 3/10। ठीक है, परसेंटेज हटाया, नीचे 100 आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट गया, इसलिए बना कितना फाइनली 3/10। ये जो नीचे डिनोमिनेटर होता है यही मेरी बेस वैल्यू होती है। ठीक है, इसी को हम आधार मानते हैं। ठीक है, मान लीजिए सपोज दैट कि आपका उत्पादन जो लागत थी वो 10 रुपए थी, और उसमें आपने 30% जोड़ दिया, इसका मतलब 3 जोड़ दिया, तो 10 में खरीदा हुआ आइटम अब आपने कितने में तैयार कर दिया, अब आपने 13 में तैयार कर दिया। ओके, यानी कि इस रेशियो को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 13/10। ठीक है, अब मैंने 10 में खरीदा था, 13 में बेचने लग रहा हूं।
ठीक है, इस तरीके से भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नहीं तो आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, यानी कि मैंने 10 में खरीदा था और मैं 13 में उसको सेल करने लग रहा हूं। ठीक है, तो ये मेरे अकॉर्डिंग क्रय मूल्य था और ये मेरे अकॉर्डिंग क्या है, विक्रय मूल्य। ठीक है, लेकिन उसने क्या किया, विक्रय मूल्य पर 260 रुपए तय कर दिया। तो हम देख लेते हैं, मेरे अकॉर्डिंग 13 यूनिट है विक्रय मूल्य, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है 260। तो मैं देख पा रहा हूं 13 दूनी 26, यानी कि यहाँ पे कितना आ गया, 1 यूनिट आ गया। 1 यूनिट का मान आखिर आया कितना, 20। तो हमें कितने में खरीदी होगी, अब मैं सीपी बता पाऊंगा क्या, बिल्कुल बता पाओगे। जब 1 यूनिट की वैल्यू 20 है तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 200। यानी कि वो प्रोडक्ट मैंने कितने में खरीदा होगा, यानी कि वो बुक मैंने कितने में खरीदी होगी, 200 रुपए में खरीदी होगी। ओके, जब मैंने वो बुक 200 रुपए में खरीदी, अब मेरे से आगे क्या कंडीशन दी गई, हालांकि वह पुस्तक बेचने के लिए विक्रय मूल्य पर 12% की छूट देता है। देखिए छूट जो है वो विक्रय मूल्य पर यहां दी जा रही है, कितने की छूट दी जा रही है, 12% की। अब देखिए जब विक्रय मूल्य पर 12% की छूट दी जा रही है, यानी कि मतलब हुआ 200 पर 12% की छूट का मतलब हुआ 200 का 88% हमें पे करना पड़ेगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 8 दूनी 16 और एक कितना हो गया 17। अब मैंने इतनी बात समझ ली कि एक की वैल्यू कितनी आ गई, 176 आ गई, लेकिन सॉरी 12% है, हाँ तो 12% हो गया। और जब 12% मैंने कैलकुलेट किया, वो कितने का करेंगे, विक्रय मूल्य पर करेंगे। एक सेकंड रुकना आप लोग, ये क्रय मूल्य का नहीं है, ये विक्रय मूल्य पर कर रहा है। तो विक्रय मूल्य कितना है, आखिर विक्रय मूल्य आपका 260 है। एक सेकंड रुक जाइएगा, ये भी बात हटा दीजिए। ठीक है, आइए विक्रय मूल्य को हम देख लेते हैं। आइए बच्चों, विक्रय मूल्य कितना था, 260 था विक्रय मूल्य एक्चुअल में, देखो ये था 260, बिल्कुल ये तो क्रय मूल्य निकल के आया 200, और छूट दी जा रही है विक्रय मूल्य पर 12% की। तो विक्रय मूल्य कितना है 260, 260 का 12% छूट दी जा रही है, इसके मतलब 260 का 88% पैसा लिया जा रहा है। तो आइए मैं इसको कैलकुलेट कर ले रहा हूँ, जीरो से जीरो मैंने काट लिया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, जैसे 88 इंटू कितना करूंगा, 88 इंटू करूंगा मैं 26। तो 88 इंटू 26 का मतलब होता है 2288। ठीक है, 88 इंटू 26 करोगे तो 2288 आ जाएगा। कितने के बाद दशमलव लगाना होगा, 10 से भाग करेंगे तो 1 के बाद दशमलव लगाना होगा। तो 28 228.8 आ गया। आपने कितने में खरीदी थी, आपने खरीदी थी 200 रुपए में, बेच कितने में दी आपने, आपने छूट के बाद जो बेच दी वो 228 रुपए 8 पैसे की 80 पैसे की बेच दी। तो कितने रुपए अधिक आपने लिए, 28.8 रुपए। ठीक है, 28.8। तो कितने पर लिए ये आपने, ये भी बात आप समझ लीजिए, जैसे आपने इतने पैसे कमाए हैं, ठीक है, वो कितने पर कमाए, वो सीपी पर ही तो प्रॉफिट लॉस निकाला जाता है। तो सीपी इंटू 100, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो, 2 से अगर भाग करोगे तो 14.4, यानी कि 14.4% का आपको प्रॉफिट हुआ। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। आइए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि एक ठोस बेलनाकार, ये बेलनाकार होगा, ठीक है, एक ठोस बेलनाकार धातु जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर होगा यहाँ पे, 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर को पिघलाकर इससे एक ठोस तार बनाया जाता है जिसकी लंबाई 60 सेंटीमीटर है। तो तार का व्यास ज्ञात करें। आइए बच्चों में इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। देखिए जो बेलन का आयतन होता है वो होता कितना है, देखते हैं हम। बेलन का आयतन, जो बेलन का आयतन होता है वो बेलन का आयतन होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब मैं आगे बढ़ते हैं, अगर मैं यही एक चीज और समझ लें कि बेलन की धातु है, यानी कि कोई बेलन बनाया जा रहा है किसी धातु से, और उस धातु का जो व्यास है वो कितना दिया जा रहा है, 14 सेंटीमीटर। जब व्यास 14 सेंटीमीटर है तो मैं जानता हूं व्यास का आधा ही क्या होती है, रेडियस होती है। ठीक है, व्यास का आधा ही क्या होती है, रेडियस होती है। तो व्यास 14 है, 14 का आधा कितना हुआ, 7। तो 7 क्या होगी, रेडियस, यानी कि त्रिज्या। तो त्रिज्या मैंने 7 लगा दी, 7 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 49 गुणे एच। ऊंचाई कितनी है, 15। ओके, तो यहां से हमें क्या मिल गया, हमें यहां से मिल गया बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन ये आपके पास आ गया। अब चलते हम अगले पड़ाव की तरफ, अगले स्टेप की तरफ। देखिए अगला स्टेप हमसे क्या बोल रहा है कि हमें ये देखना है उस जो तार बनाया जाता है उस ठोस तार का हमें क्या देख लेना, आयतन देख लेना। तो जब मैं तार का आयतन देखूंगा, तार का आयतन,
तो जो तार का आयतन होगा वो भी क्या होगा, बेलन की आकृति का ही तो होगा, पाई आर स्क्वायर एच। तो जब पाई आर स्क्वायर एच होगा, लेकिन यहाँ एच लंबाई जिसकी दी जा रही है 60 सेंटीमीटर, ठीक है, 60 सॉरी मीटर दी जा रही है यहाँ पे। अगर मीटर को मैं सेंटीमीटर में बदलूंगा तो 100 से गुणा कर लूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सेंटीमीटर में बदल लीजिए आप यहीं का यहीं। तो 100 से गुणा करके 6000 क्या बन गया, सेंटीमीटर। ओके, अब देखो पाई तो आपके पास है ही है, आर की वैल्यू कितनी है निकालनी है, यही आर स्क्वायर, ठीक है। एच की वैल्यू हमें दी गई है कितनी, 6000। अब देखिए ये जो तार बनाया गया, तार बनाने का आयतन ये हो गया। अगर मैं तार बनाने के आयतन के बराबर उस बेलन का आयतन रखें तो क्या आर हमें मिल पाएगा, बिल्कुल मिल पाएगा, क्योंकि इसी के आयतन से तो ये आपका तैयार किया जा रहा है, बेलन का तैयार किया जा रहा है एक तार के आयतन से। आइए मैं देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, आर की जगह पे वहां 49 हो जाएगा इंटू 15, ठीक है। तो मैंने काटा 15 चौके 60, तो यहाँ पे कितना आ गया, 400 आ गया। अब आप क्या करेंगे, पाई से ये पाई कैंसिल आउट कर लेंगे, आर की जैसे ही वैल्यू आप निकालेंगे तो ऊपर आ जाएगा 49, इधर बटे में पहुंच जाएगा 400। अब जैसे ही आप यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो इधर क्या लेना पड़ेगा आपको, स्क्वायर रूट लोगे तो क्या हो जाएगा 7, और नीचे कितना हो जाएगा 20। तो आप समझ पाए यहाँ से कि जो आपकी वैल्यू थी वो कितनी आ गई, 7/20 आर आ गई, 7/20 आर आ गई, यानी कि त्रिज्या आ गई, ये रेडियस आ गई। ओके, अब आपसे पूछा गया गया व्यास बताना है, तो जब व्यास बताना है, व्यास दो गुना होता है, जब दो गुना होता है आपका व्यास, तो आइए मैं उस व्यास को समझ लेते हैं। देखिए 7/2, और मिलीमीटर में बताना, मिलीमीटर में जब हम चेंज करेंगे सेंटीमीटर को तो कितने से गुणा करना पड़ेगा, 10 से करना पड़ेगा, 10 × 2। तो हम देख लिए 202 कैंसिल आउट, कितना बन जाएगा आपका, एक सेकंड रुकना है, यहाँ पे 20 होगा, ठीक है, 20 से तो 20, यहाँ पे 2 हो गया, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना आपका 7। तो 7 mm ही आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी और राइट आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या कह रहा है कि यदि y का 90% x है तब x का कितना प्रतिशत y होगा। देखो जो कह रहा है क्वेश्चन हमें वही वही करना है। देखो y का 90% x है, मैंने यही लिख लिया, y का 90% बराबर x है। अब क्या कहा गया है, अगर मैं इन दोनों का रेशियो निकालना चाहें तो क्या निकाल पाएंगे, बिल्कुल निकाल पाएंगे आप। देखिए x के सामने जो भी वैल्यू होती है वो x का मान, y के सामने जो भी वैल्यू होती है वो y का मान। तो अगर मैं देखूंगा यहाँ पे तो x/y कर लें तो x की जगह पे क्या आ जाएगा 90%, अगर मैं परसेंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 2 जीरो, इसका मतलब y की वैल्यू आ गई 100 और x की वैल्यू आ गई 90। अब मैं ये भी कह सकता हूं कि एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल आउट भी कर देंगे। मैंने पूछा क्या है आपसे, तब ये पूछा है कि तब x का कितना प्रतिशत y होगा, किसका, x का कितना प्रतिशत कौन होगा, y का मान 10 है, यानी कि 10 किसका, x का, यानी कि 9 के रेस्पेक्ट में इंटू 100। तो मैं यहां से देख पा रहा हूं, आप सब जानते हैं कि 100/9 यानी कि क्या हो जाता है, मैं यहां से जब देखूंगा इसको कैलकुलेट करूंगा तो मेरी जो वैल्यू बनेगी वो कितनी हो जाएगी, आप समझते हैं 100/9 का मान होता है यानी कि 11.11। जब 11.11 100/9 होता है तो इंटू 10 करोगे तो कितना बन जाएगा, इंटू 10 करते ही मेरा बन जाएगा 111.1। यही आपसे पूछा गया है परसेंट, ठीक है, यही आपका सही जवाब भी होगा। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी और राइट आंसर। अब हम चलते हैं प्रिय बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। आइए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे ये कह रहा है कि पाइप ए एक भरी हुई टंकी को 32 घंटे में खाली कर सकता है, जबकि पाइप बी इसी खाली टंकी को 40 घंटे में भर सकता है। यदि पाइप ए और बी को टंकी भरे होने पर एकांतर रूप से प्रत्येक बार 1 घंटे के लिए चालू किया जाता है तब टंकी खाली होने में कितना समय लगेगा। आओ देख लेते हैं सवाल को। पाइप एंड सिस्टम का सवाल है, एक नल है ए और दूसरा नल है बी, ये दो नल है, ठीक है। और क्या करते हैं, ए भरी टंकी को एक भरी हुई टंकी को 32 घंटे में खाली करता है, यानी कि ये खाली करने वाला है, इसलिए मैंने ऊपर माइनस लगा लिया समझने के लिए, ठीक है। जबकि बी खाली टंकी को 40 घंटे में भर सकता है, यानी कि बी भरने वाला नल है। ये कितना समय ले रहा है, ये 32 घंटे का समय ले रहा है। बी कितना समय ले रहा है भरने में, 40 घंटे का। अगर मैं इन दोनों का एलसीएम लूंगा तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16, और 16 का मतलब एक जीरो और बढ़ जाएगा, 160 आपका एलसीएम आया। जो 160 एलसीएम आया, ये एलसीएम का मतलब ये होता है कि उस टंकी में टोटल पानी 160 लीटर बनेगा। टंकी की टोटल कैपेसिटी आ गई आपके पास।
तो यहां से हम क्षमता निकाल लेंगे, यानी कि टाइम का भाग जैसे ही में टोटल क्वांटिटी में लगाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, इफिशियंसी मिल जाएगी। क्योंकि आप जानते हैं इफिशियंसी इनटू टाइम बराबर क्या होता है, टोटल वर्क या टोटल कैपेसिटी। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं टाइम से भाग लगाओगी तो इफिशियंसी आएगी। तो जब मैंने भाग किया तो 32 पंजे कितना हो जाएगा, 5 तिया 15, 2 पंजे 10, यानी कि 32 पंजे 160 होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 4 चौके 16, यानी कि एक बार में जो नल ए है वो 5 लीटर खाली कर देगा मेरे अकॉर्डिंग, और 4 लीटर बी नल भर पाएगा। तो यानी कि एक की दर से वो रेट खाली होती चली जा रही। अब मेरे को क्या समझना है, जब ये नल एक की दर से काम करेगा तो ये देखेंगे ये कितना है, ये 160 है। तो यानी कि 155 एक यूनिट यहां से हम देख पा रहे हैं। तो वो एक यूनिट इंटू अगर मैं 155 कर दें तो क्या 155 लीटर खाली हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल हो जाएगा। अब मेरे से क्या बोला जा रहा है, अब बचा कितना, शेष भाग बचा कितना। अब मैं ये देखूंगा इसे शॉर्ट करने के लिए 155 गुणे 2। ठीक है, अब मैं प्लस किसको करूंगा, 1 को करूंगा। क्यों, कि मेरी की एक ही तो कैपेसिटी से खाली हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो 55 दूनी आप समझते हैं 110। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 और 11, 2 एकम 2 और 1 3। तो 310 और 1 कितना बन जाएगा आपका, 311 बन जाएगा। तो यही आपका सही जवाब होगा, 311 घंटे। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 को समझिएगा। जब किसी धनात्मक भिन्न के वर्गमूल में एक जोड़ा जाता है तो उत्तर 3/1/4 प्राप्त होता है। तो मूल भिन्न क्या है, देखिए जब किसी भिन्न में क्या जोड़ा जाता है, किसी धनात्मक भिन्न के वर्ग में। ठीक है, कोई धनात्मक भिन्न मान ली मैंने, सपोज दैट x है, उसका वर्ग करेंगे तो रूट मान लिए, मैंने रूट कर लिया। ठीक है, उसमें कितना जोड़ा जा रहा है, एक जोड़ा जा रहा है। जैसा क्वेश्चन बोलता जाए वैसा हम करते जा रहे हैं। ठीक है, और जोड़ने के बाद कितना उत्तर आता है, 3/1/4। तो 3/1/4 आ जाता उत्तर। तो हम इसको सॉल्यूशन कर लेंगे। रूट वो x अब इक्वल टू 4 × 12 और 1 13/4। अगर मैं इस 1 को इधर भेजेंगे तो किस में हो जाएगा, माइनस में। आगे देखते हैं, जब मैं यहाँ पे करूंगा तो 4 घटा देंगे 13 में से, जैसे मैं 4 घटाऊंगा 13 में से तो 9/4 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू निकालना चाहें तो दोनों पक्षों का क्या करना पड़ेगा, वर्ग। जैसे ही आप वर्ग करोगे वैसे यहाँ से रूट हट जाएगा और इधर क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर ऑफ रूट। जैसे मैं यहाँ से दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो x इक्वल टू, यहाँ पे क्या आपको करना पड़ेगा, नॉनिम आपका 81, 4 चौके कितना हो जाएगा, 16। तो आप यहां से देख पा रहे हैं 16 पंजे 80, बचा कितना, 1 बटे कितने, 16। तो आपसे बस यही पूछा गया था, तो मूल भिन्न कितनी है। तो 5/1/16, ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बच्चों। आइए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 2.5 है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान क्या होगा। आइए बच्चों इसका एक शॉर्ट तरीका हम बताते हैं। वैसे हम एक चीज और भी जानते हैं, पहले हम एक तरीके से देखते हैं। देखिए हम एक चीज जानते हैं, सेक थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। क्या मैं इस बात को सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा को ऐसे भी लिख पाऊंगा कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सार्वंतर वाला फॉर्मूला, एक ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1। क्योंकि हम जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ये प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो हम इसी को सार्वंतर की तरह देखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। आइए अब मैं जानता हूं यहाँ पे इसकी वैल्यू हमें दी गई है 2.5, साइन थीटा प्लस टेन थीटा की, सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू कितनी है, 2.5 इंटू, अब ये देख लेते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू हमें क्या करनी है, निकालनी है। जब मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1। तो क्या मैं यहां से डायरेक्ट वे में ये कह पाऊंगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1/2/5, 2.5 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब आप क्या करिएगा, जब आप पॉइंट यहां से हटाएंगे तो एक जीरो ऊपर बढ़ जाएगा, 5 पंचे 25, 5 दूनी 10, 5 चौके 20। तो 0.4 आपका सही जवाब यहां से आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। इसे दूसरे नजरिए से और देखिए बच्चों, आइए दूसरे तरीके से मैं आपको समझाते हैं। दूसरा तरीका ये है, जब भी आपको इस तरीके की प्रॉपर्टी दी जाए, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए सपोज दैट एक्स दिया गया है। ठीक है, तो आपको ये पूछा जाए, एक चीज दी जाए और एक चीज पूछी जाए, ठीक है, माइनस टेन थीटा। तो
तो आपका क्या बन जाएगा, जब आपके ये सिंबल दोनों अपोजिट हो तो ये भी अपोजिट कर देना, 1/x हो जाएगा। ठीक है, जैसे यही प्रॉपर्टी आपको यही लगानी है। ठीक है, जैसे मेरे को प्लस वाली चीज दी गई है, माइनस वाली में निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, 1/2.5। ठीक है, अब पॉइंट हटा दो, यहाँ 0 बढ़ा दो, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 चौके 20 दशमलव लगाए हुए तो 5 चौके 20, ये भी जवाब हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप इसका आंसर कर पाओगे। सो प्यारे बच्चों, आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से क्लियर कर पाए होंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे क्या कह रहा है, यदि 40 सही 3/5 लंबी स्टील की एक रॉड को काट कर 20 सही 4/7 लंबी रॉड निकाली जाती है तो रॉड की शेष लंबाई क्या होगी। देखिए 4 पंजे 20, 203/5, ये टोटल रॉड की एक लंबाई थी। मान लीजिए सपोज दैट इतनी ये रॉड है, इसकी लंबाई क्या हो गई, अब ये इसकी लंबाई ये है। ठीक है, 203/5। ठीक, इसमें से होता क्या है, इसमें से 20 सही 4/6 रॉड निकाल ली जाती है। तो 6 दूनी 12, 120, 120 और 4 करोगे तो कितना हो जाएगा, 124/6। 6 दूनी 12, आपका कितना हो जाएगा 120 और 4 जोड़ेंगे तो 124। जब मैं इसमें से ये रोड निकाल लूंगा तो शेष भाग कुछ बचेगा। शेष भाग कैसे पता चलेगा, इस टोटल वाली रोड में से इस वाली संख्या को घटा दो, अपने आप शेष भाग पता चल जाएगा। तो हम वही करेंगे, 203/5 माइनस 124/6। मैंने एलसीएम देखा तो एलसीएम आ गया 30। जब एलसीएम 30 आ गया तो 5 छके 30, 6 तिया 18, 6 दूनी 12 माइनस 6 पंजे 30, तो 5 चौके 20, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 एकम 5 और 1 6। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, 1218 में से जैसे ही मैं 620 को घटाऊंगा तो मेरे पास कितना बन जाएगा, 598 बन जाएगा, क्योंकि 6 और 5 कितना होता है 11 और 1 12। तो 500 कितना बन गया 98, 598 बटे कितना करूंगा मैं 30 हो जाएगा। अब मैं इसको कैलकुलेट कर लूंगा, जैसे ही मैं कैलकुलेट करूंगा 2 से काट लूंगा, 2 दूनी 4, 2 निम 18 और 2 निम 18, 2 15 30, 15 से काट लीजिए, 15 दूनी 30 अधिक हो जाएगा, 15 एकम 15, बचा कितना आपके पास 14। अब मैं यहां से फिर कैलकुलेट किया, 15 निम्मा 135। ठीक है, तो बचा कितना 14 बटे कितना हो जाएगा 15। बस आपसे यही पूछा गया, यही आपका सही आंसर होगा। तो 19 सही 14/15, ऑप्शन नंबर डी विल बी और राइट आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या x है जो 18, 15 और 12 से विभाज्य है, तो x का मान आपको बताना है। देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या वैसे होती कौन सी है, 9999। बिल्कुल। अब आप क्या करेंगे, इन जो नंबरों से जो वो विभाज्य है, इन नंबरों का मैं ले लूंगा एलसीएम। तो एलसीएम आपका बच्चों कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा एलसीएम, क्योंकि 12 8 96 मैं यहां से देख पा रहा हूं, तो कितना बन जाएगा 180 एलसीएम आ जाएगा। इसी एलसीएम का आप भाग कर दीजिए इसमें। तो 180 का जैसे ही आपने भाग किया इसमें, तो ये कितनी बार जाएगा, 18 पंजे 90, 5 बार चला जाएगा पूरा पूरा, 18 पंजे 90। तो हमें कितना यहाँ से रिमाइंडर बचे, शेष बचेगा 99, और ऊपर से एक 9 कैरी ले लिया मैंने। तो फिर कितने बार जाएगा, ये 5 ही बार जाएगा, तो कितना बन जाएगा 900 बन जाएगा। तो यहाँ कितना बचा 99। जो ये शेष बचे, उसी शेष को अगर हम घटा देंगे तो पूरी पूरी विभाज्य हो जाएगी। तो मैं कितने में से घटाऊंगा, 9999 में से मैं 99 जैसे ही घटाऊंगा, तो वो जो नंबर बचेगा 4 अंकों का, वो पूरी तरीके से क्या होगा, पूरी तरीके से इन नंबरों से विभाज्य होगा। 18, 15, 12 का मैंने इसीलिए एलसीएम ले लिया, यानी ये तीनों नंबर ये किस पर इक्वल होंगे, 180 पर। तो 180 यानी कि इन तीनों नंबरों से भाग करने पर 9900 पूरी तरीके से विभाज्य होगा। जो हमारा शेष बचा उसी को तो घटा दो। अगर ये शेष अगर पूरा पूरा कट जाता तो क्या शेष बचता, बिल्कुल नहीं बचता, इसीलिए मैं वो घटा देते हैं। तो ये नंबर 9900 आपका सही जवाब होगा। इसमें कोई ऑप्शन होगा, ऑप्शन ही नहीं है इसमें तो भाई, तो इसमें कोई ऑप्शन होगा आपके लिए। ठीक है, इस तरीके का कोई ना कोई ऑप्शन होगा, इसमें कोई ना कोई ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन इस तरीके से मैंने बना दिया, ऑप्शन नंबर ए विल बी और राइट आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही इजी क्वेश्चन आ गया। इस टाइप का सवाल मैंने प्रैक्टिस सीरीज में आपको पहले कराया भी है। आइए देख लेते हैं सवाल को। जब भी ये रूट में इस तरीके की संख्याएं दी जाए और इन्फिनिटी तक यानी कि चली जाए, तो हमें क्या करना होगा, अगर यहाँ पे सिंबल माइनस का है, अगर यहाँ पे सिंबल किसका है, माइनस का, और यहाँ पे देख लेंगे हम, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक ही होगा अगर कोई नंबर नहीं है,
तो गुणनखंड में क्या होगा, 1 होगा। अब मैं ऐसा फैक्टर करूंगा 72 के, ऐसे फैक्टर करूंगा जो घटाने से उन दोनों में अंतर 1 होना चाहिए। जैसे हमने किया 8 नेम 72, इन दोनों में देखो ऐसे फैक्टर करो जो इन दोनों में जो डिफरेंस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने देख लिया, एक 9 आ गया और एक 8 आ गया। अगर चिन्ह माइनस का लगा हुआ है तो छोटी संख्या लेंगे, अगर चिन्ह प्लस का लगा हुआ होता तो हम बड़ी संख्या लेते। अगर यहाँ पे सपोज दैट प्लस होता तो आंसर क्या हो जाता, 9 हो जाता, लेकिन यहाँ पे माइनस है इसलिए मेरा जवाब क्या होगा, छोटी संख्या 8। यही आपका आंसर होगा। तो 8 ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। अब हम चलते हैं अपनी टेस्ट सीरीज के अंतिम क्वेश्चन की तरफ। आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। आइए लास्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। एक पुरानी कार रुपए 4 लाख में खरीदी गई थी और 20% के लाभ पर बेच दी गई थी, तो कार का बिक्री मूल्य रुपए में ज्ञात करें। देखो 4 लाख की हमने एक कार खरीदी, ठीक है, मैंने 4 लाख की एक कार खरीदी और हुआ क्या, 4 लाख की कार खरीदने के बाद 20% के लाभ पर मैंने उसको बेच दिया, तो कार का बिक्री मूल्य ज्ञात करना है। अरे भाई वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो 4 लाख का 120% आप निकालेंगे, 0 से 0 काट लीजिए, 2 छक्के 12, 2 पंजे 10। वैसे आप इस रेशियो को जानते हैं, 20% का मतलब होता है 1/5। अगर वृद्धि हो रही होगी यानी कि लाभ हो रहा होगा तो 5 से 6, ठीक है। इसी तरीके से खैर कोई बात नहीं, आपने यहां से कैलकुलेट कर लिया। तो 6 चौके 24, 24 बटे कितना आ गया 5, तो 5 चौके 20, 5 अट्ठे 40। अब आप समझ पाए 4.8 लाख का मतलब क्या हुआ, 4,80,000, ठीक है। 4.8 का मतलब क्या हुआ, 4,80,000। तो आपका यही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। आई होप आपको ये टेस्ट सीरीज बहुत पसंद आई होगी। सो बच्चों, आपको ये टेस्ट सीरीज कैसी लगी ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। पास में बने बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे कि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल पाए। तो आप इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए चंदन सर कानपुर यूट्यूब चैनल पर। इसी तरीके के बेहतरीन बेहतरीन में क्वेश्चनों की आपको प्रैक्टिस भी कराते रहेंगे और भी हम नए बैच लॉन्चेज करने वाले हैं, वो सबका फायदा आपको मिलेगा। हम बेहतर से बेहतर कंटेंट यहाँ पढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आप बने रहिए और आपको जरूर सफलता मिलेगी, आपको जरूर कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो आप हमारे साथ डेडिकेट होके बने रहिए जिससे कि आपको एग्जाम में कंफर्टेबल फील हो पाए। सो बच्चों, आज के लिए मैं इतना ही रखेंगे, मिलेंगे मैं नेक्स्ट वीडियो में अगली टेस्ट सीरीज के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, खूब पढ़ें, मन लगा के पढ़ें। लव यू ऑल।